तो हेलो मित्रों एंड मित्राइणियों, आज का टॉपिक है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस। नर्सिंग फर्स्ट की यूनिट 11th है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि एडमिशन रेफर्स टू एंटरिंग ए हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। यानी एडमिशन होता है, कब एडमिशन करते हैं? जब एडमिशन रेफर्स करता है जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए एंटर करता है। किसी भी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब हो गया जैसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए और डायग्नोसिस के लिए, एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन यानी कोई पहले उसको बीमारी है, अगर कोई हेडेक हो रहा है, पेशेंट आ रहा है कि सीवियर हेडेक हो रहा है, पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है कि उसको सीवियर हेडेक हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसका एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एक्सेट्रा। अब आता है पेशेंट मे बी एडमिटेड ड्यू टू इलनेस और रूटीन इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होता है? मज़े के लिए तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है नहीं, तो इसलिए पेशेंट एडमिट होता है किसी भी बीमारी के कारण या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है। जैसे मैंने अभी हेडेक का एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल यहाँ पे भी अलो हो सकता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड, इस प्रोसेस के अंदर आता है कि असेसमेंट, पेपर वर्क, कंसेंट फॉर्म एंड रूम अलॉटमेंट। यानी इस प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस के अंदर बात आता है कि असेसमेंट के अंदर आ जाता है कि जैसे हम चेक कर रहे हैं कि वाइटल्स क्या है, उसकी कंप्लेंट्स क्या है, उसकी मेडिकल सर्जरी वगैरह पुरानी, कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी रह चुकी है पुरानी, ये सब। अभी बात कर लेते हैं कि वार्ड आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस, यानी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम वार्ड को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। यानी डेफिनेशन क्या है एडमिशन की? एडमिशन मीन्स अलाउ ए पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। यानी पेशेंट है, जैसे मान लो पेशेंट एडमिट होता है, यानी एडमिशन क्या करता है कि पेशेंट को अलाउ करता है हॉस्पिटल के अंदर स्टे करने के लिए फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। अब जो तीन वर्ड जैसे मैं तीन वर्ड बता रहा हूँ, पहला आता है ऑब्जर्वेशन, फिर आता है इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन को डायग्नोसिस ही समझते हैं, पर ये बिल्कुल मिथ है। हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया किसी भी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट शेड्यूल सर्जरी है, पेशेंट की सर्जरी हो रही है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबक्यूटेनियस टेस्ट आता है जब एलर्जिक रिएक्शन को, अगर किसी पेशेंट की एलर्जी है अगर उस दवाई से, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इस पेशेंट को एनेस्थीसिया एलर्जी है, इसके वाइटल्स पहले इतने थे, इसके नॉर्मल वाइटल्स थे पहले, पर सर्जरी के बाद नॉर्मल वाइटल्स यानी बढ़ गए, वाइटल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो गए, बीपी ज़्यादा हो गई, उसकी वुंड केयर अच्छे से नहीं हो पा रही, इसलिए क्या होता है ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है पेशेंट को। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब वही बताया था, एक कॉमन एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पेशेंट आ रहा है सीवियर पेन इन हेडेक, यानी सीवियर पेन इन हेडेक में लेके आता है ड्यू टू मैनी रीजंस। अगर ये तो हो गया डायग्नोसिस, ये हम माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, ये डायग्नोसिस हो गया। हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन, यानी इनको पता लगाने के लिए हम एमआरआई और सीटी स्कैन करेंगे, और सीटी स्कैन और एमआरआई कराने को ही इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। एंड डायग्नोसिस का मतलब हो जाता है कि उसके बारे में पता लग चुका है कि इसको माइग्रेन है, अब उस माइग्रेन को ख़त्म करने के लिए हमें दवाइयाँ देनी पड़ेगी, और वो दवाइयाँ ट्रीटमेंट में आती है। ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट वगैरह में आ जाती है फीवर हो गया, फीवर में भी हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। ये एक सीबीसी रिपोर्ट में अपन को एमसीवी और आरडीडब्ल्यू देख के पता चल जाता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया। हीमोग्लोबिन देख के तो सब पता लगा सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन मान लीजिए 12 है, किसी मेल पेशेंट है, नॉर्मल मेल पेशेंट का होता है 13 से 17, अगर मेल पेशेंट का हीमोग्लोबिन मतलब 9 चला गया रातों रात ही,
तो सबको पता है कि हीमोग्लोबिन रिपोर्ट आने के बाद, सीबीसी रिपोर्ट आने के बाद देखकर सब पता देख लेकिन हीमोग्लोबिन 9 है यानी एनीमिया है। पर एनीमिया के अंदर भी 3 कंडीशन आती है। एक तो होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये तीनों अलग अलग होती है। ये इनको पता लगाने के लिए सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप भी इसका लेक्चर लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं इसका लेक्चर लूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सीबीसी का लेक्चर पूरा डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूँ। अब बात करते हैं कि पेशेंट डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग एडमिशन, यानी पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना है ड्यूरिंग एडमिशन के दौरान। इसमें आता है मैराइटल स्टेटस, बैड नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नेम क्या है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ एडमिशन। एडमिशन का पर्पस क्या है, पेशेंट क्यों आ रहा है, या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं। प्रोसेस क्या है एडमिशन का, टू रिसीव द पेशेंट इन वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी पेशेंट को हम रिसीव करेंगे वार्ड के लिए, वार्ड के अंदर एडमिट करेंगे और उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको वार्ड प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आता है वेलकम टू पेशेंट टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर। जब हमने पेशेंट का वेलकम किया तो आप वेलकम करने के बाद उसको जो इमीडिएट केयर, जो ट्रीटमेंट लिखा गया है ओपीडी के थ्रू, तो उसको हमें इमीडिएट केयर देना पड़ेगा, ठीक है। टू बी प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को प्रोवाइड कराना है कंफर्ट एंड सेफ्टी, यानी पेशेंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो यहाँ पे अनसेफ हूँ। अगर पेशेंट मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट अकेला रूम के अंदर रहता है, ठीक है, उसके साथ एक नर्स रहती है, हम जैसे नर्स वगैरह उसमें नर्स रहती है। अगर अब मेल नर्स हुआ, जैसा वो एग्रेशन में हुआ, तो वो उसको असॉल्ट भी कर सकता है, उस पर यानी उसको हरेस भी कर सकता है। तो इसलिए सेफ्टी प्रोवाइड कर, अगर कोई भी चलता है, आप अंदर बाहर घुसते रहते हैं, लोग को छुपके से कोई नुकसान पहुंचा गया पेशेंट का, इसलिए उसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। टू इस्टेब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं एडमिशन के अंदर सब तरह के पेशेंट, डिजीज़ वाले पेशेंट का एडमिशन पॉसिबल है, पर एलर्जिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट का एडमिशन कंफर्म नहीं है, यानी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एलर्जिक पेशेंट को कैसे आप क्या कर लोगे एलर्जिक पेशेंट का, जब पेशेंट के ही चेहरे पर एक्ने है तो उसको कोई आईवी थोड़ी दोगे आप, आईवी नहीं दे सकते उसको, ना कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हो, ना कुछ आईवी वगैरह। उसको वार्ड में एडमिट करके भी आप क्या कर लोगे, उसको देना आपको मेडिसिन ही है, वो भी ओरल मेडिसिन ही, ओके। या फिर कोई 2-3 ट्यूब्स होती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ओनली मेडिसिन ही है, बचाव ही उपाय है ये, वो तो उसके लिए हो गया, एड्स के लिए हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एडमिशन। एडमिशन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, बेसिस, यानी हॉस्पिटल एडमिशन इज क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस, यानी 3 टाइप में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ एडमिशन, यानी क्या पर्पस है एडमिशन का। बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, यानी हॉस्पिटल में स्टे करने का क्या, कितने लंबे समय तक स्टे कर रहा है, कितने कम समय में स्टे कर रहा है, ये सब। बेस्ड ऑन द कंडीशन, या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी एडमिशन होता है। फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ एडमिशन, यानी पर्पस एडमिशन, डायग्नोटिक एडमिशन और थेरेपेटिक एडमिशन। डायग्नोटिक एडमिशन के अंदर पेशेंट इज एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोसीजर, यानी पेशेंट एडमिट होता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि ये क्या हो रहा है, मेरे इतना पेन कैसे हो रहा है सर में, ठीक है। या फिर बायोप्सी करवाने के लिए अपनी किसी भी, अगर ट्यूमर होता है, ट्यूमर के अंदर ट्यूमर के जो डायग्नोसिस होता है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है बायोप्सी, यानी जिसमें सेल के यानी जिसमें बॉडी के टिश्यू को निकाल के उसकी स्टडी की जाती है, वो आप बायोप्सी में आता है। अब बात करते हैं थेरेपेटिक एडमिशन। पेशेंट इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट आफ्टर डायग्नोसिस, ठीक है। पेशेंट का डायग्नोसिस हो चुका है, यानी पेशेंट लेके आ रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बुखार हो रही है, फीवर, यानी फीवर हो गया, हमें पता लग गया कि इसकी फीवर है, टेम्परेचर हाई है, तो हम क्या कर रहे हैं, थेरेपेटिक एडमिशन में आता है, उसलिए ट्रीटमेंट देंगे। डायग्नोसिस हो चुका है, अब हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वो एडमिशन कौन सा होगा, थेरेपेटिक एडमिशन।
बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, यानी हॉस्पिटल में कितने लंबे समय तक अगर आप रह रहे हो, कितने शॉर्ट टर्म के, यानी इसमें डिवीजन है शॉर्ट टर्म एडमिशन और आता है लॉन्ग टर्म एडमिशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म एडमिशन का मतलब हो गया व्हेन पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 24 to 48 आवर्स, ठीक है, फॉर माइनर ट्रीटमेंट या फिर प्रोसीजर। यानी शॉर्ट टर्म एडमिशन के अंदर आता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करता है 24 to 48 आवर्स के अंदर किसी भी माइनर ट्रीटमेंट लेने के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर आता है लॉन्ग टर्म एडमिशन when patient stay in hospital more than 48 hours, यानी 3 दिन से ज़्यादा हो गए, 4 दिन हो गए। यूजुअली एक्सटेंड रिकवरी, अगर रिकवरी अच्छी नहीं हो रही, अगर अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म वाला ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म में ही रहे, हम बात कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है। ओके, यानी जैसे मान लीजिए फीवर आ रहा है पेशेंट को, हाईली फीवर है, ठीक है, हमें पता है कि डॉक्टर बोल रहा है कि इसको कम से कम 6 दिन तो रखना, एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम अच्छा है पेशेंट का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है, तो वो 5 दिन की जगह 3 दिन में भी रिकवर होके जा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म था, 5 दिन लॉन्ग टर्म था, अब उसका शॉर्ट टर्म हो गया, पर वहीं शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है। जैसे पेशेंट फीवर लेके आता है, ठीक है, अब अपन को पता है कि हॉस्पिटल में बैक्टीरियाज वगैरह इन्फेक्शन इतना होता है सराउंडिंग एरिया में, अब पहले उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे कि उसको फीवर हो जाएगा और ज़्यादा फीवर, हाईली फीवर हो गया, पहले नॉर्मल आया था, नॉर्मल फीवर था पर हाईली फीवर हो गया, कुछ और बैक्टीरिया वगैरह इनसाइड में चले जाएंगे, तो लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल ये सब वीक हो जाएगी, इंक्रीज होने के कारण वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये फिर पेशेंट कंडीशन पे, इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म चला जाएगा। आया तो 2 दिन के लिए था पर इसको 5-6 दिन लग जाएंगे रिकवर होने में, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह बढ़ गया, ये बात हो जाती है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूनिट फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। 2 तरह से प्रिपरेशन होती है, एक तो होता है फिजिकल प्रिपरेशन और एक होता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन के अंदर आता है कि हमें यूनिट को क्लीन करना है, सराउंडिंग एरिया को क्लीन करना है, फिर आता है अरेंज फर्नीचर, बेड, सीट वगैरह, टेबल, चेयर, ड्रिप सेट वगैरह, ये सब फर्नीचर अरेंज करना होंगे। एडमिशन किट को रेडी करना है, बीपरेट अपरेटस हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, किडनी ट्रे हो गया, और वुंड क्लीन के लिए कुछ भी ड्रेसिंग वगैरह हो गई। अब आता है साइकोलॉजिकल, यानी माइंडली भी तो प्रिपेयर होना चाहिए ना। अगर जब आप माइंडली प्रिपेयर नहीं होगे, जब आपके अंदर ऐसा अग्रेशन भरा होगा, घर की बातों को याद कर रहे होंगे आप, घर पे आप किसी से लड़ाई हो गई होगी, बाहर किसी से लड़ाई हो गई होगी अचानक से आते आते, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। तो अब आपके अंदर तो गुस्सा भरा है ना, अब वो गुस्सा आप किस पे निकालोगे, पेशेंट, अब जो सामने आएगा उस पर तो निकालोगे। अब ज़्यादा बात कर पेशेंट हॉस्पिटल में पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर आपसे जितने सवाल करेंगे ना, आपका उसका उतना ही जवाब देना है। आपको जितने सवाल करेंगे सबके जवाब देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि उसने क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब नहीं दिया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको जवाब दें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, हमें भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इसलिए माइंड को एकदम प्रिपेयर रखना चाहिए। घर की बातें घर पे रहनी चाहिए, बाहर की बातें बाहर रहनी चाहिए, हॉस्पिटल की बातें हॉस्पिटल में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, पेशेंट फॉलो कर रहे हैं, तो उस पेशेंट को एकदम 100% देना है। ठीक है, इसलिए वेलकम पेशेंट का एकदम स्माइल के साथ पेशेंट को वेलकम करेंगे। मेंटेनिंग प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है यार, प्राइवेसी सबकी प्राइवेसी होती है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखना। एक्सप्लेन हॉस्पिटल रूटीन, यानी रूटीन एक्सप्लेन करना है कि आपको कब खाना दिया जाएगा, आपका डॉक्टर चेकअप, अगर डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो कब कब राउंड पे आएंगे, ये सब रूटीन एक्सप्लेन करना है हमें। अब बात करते हैं यूनिट या फिर वार्ड या फिर स्पेशलाइज्ड वार्ड। ठीक है, हमको पता है कि हॉस्पिटल है,
अब हॉस्पिटल में सब में केबिन बने रहते हैं, वहाँ पे 50-50 60-60 बेड होते हैं, तो उन बेड वालों को ही क्या बोलते हैं, वार्ड बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, एक ही बात है। यूनिट कुछ ज़्यादा स्पेशल लगता है और वार्ड ऐसा नॉर्मल सा लगता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वार्ड इज अ डिवीजन ऑफ हॉस्पिटल विथ मल्टीपल बेड, पेशेंट विथ सिमिलर कंडीशन आर एडमिटेड इन द सेम वार्ड। यानी वार्ड है वो एक तरह से डिवीज़न है हॉस्पिटल में या मल्टीपल बेड्स का, यानी हॉस्पिटल का ही पार्ट है पर सबका अलग अलग डिवीज़न होता है। जैसे ये सर्जिकल वार्ड है, ये फीमेल सर्जिकल वार्ड है, मेल सर्जिकल वार्ड है, जनरल सर्जिकल वार्ड है, ये सब वार्ड, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीयू, जैसे इसमें यूनिट्स होती है। आईसीयू हो गई इंटेंसिव केयर यूनिट। ये इंटेंसिव केयर यूनिट डिज़ाइन किया गया है क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए, मैनेज बाय स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नर्स, ट्रेंड नर्स हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1:1 रेशियो चलता है, 1:1 चलता है, ठीक है। एक नर्स के साथ, एक पेशेंट के साथ एक नर्स रहती है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो 5 नर्स के साथ 50 पेशेंट रहते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, फिर भी हम मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू में आता है न्यूनेट इंटेंसिव केयर, यानी एनआईसीयू का न्यूनेट का मतलब होगा 0 से लेके 28 दिन तक के बच्चे। स्पेशलाइज्ड केयर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए स्पेशलाइज्ड केयर देना। अगर स्पेशल फॉर प्रीमेच्योर और इल इन्फेंट, यानी एक तो न्यूबॉर्न बेबी को हो गया, प्रीमेच्योर मतलब यानी 9 महीने से पहले बच्चा पैदा होना, अपने समय से पहले बच्चा पैदा हो जाना, उसको प्रीमेच्योर कहते हैं। अब इल इन्फेंट का मतलब हो जाता है कि बच्चा, यानी कितने साल का बच्चा, 1 साल तक का बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। वो बीमार हो जाता है ज़्यादा, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अब बात करते हैं पीआईसीयू, ठीक है। हम बात करते हैं पीआईसीयू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें आता है कि प्रोवाइड एडवांस केयर फॉर चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन इसमें आते हैं 1 मंथ से लेकर 17 से 18। अब बात करेंगे हम, यहाँ पे तो 1 साल तक आ रहा है और यहाँ पे 1 मंथ का आ रहा है, पर ये होता है बेस्ड ऑन हॉस्पिटल में किस तरह से रखा जाता है। यानी कोई ज़्यादा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या करेंगे कि वो इल इन्फेंट को एनआईसीयू में भी रख सकते हैं और पीआईसीयू में भी रख सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा ही क्रिटिकल है तो एनआईसीयू में रख दो, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी पीआईसीयू की अगेंस्ट ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटी है, ठीक है। पीआईसीयू के अंदर, एनआईसीयू के अंदर सॉरी, पीआईसीयू के अंदर नॉर्मली है क्रिटिकल केयर वगैरह। ये चिल्ड्रन को, यानी 1 मंथ से लेके 18 साल या 17 साल तक के बच्चे को यहाँ पे रखा जाता है। अब बात करते हैं सीसीयू, यानी सीसीयू होता है कार्डियक केयर यूनिट, डेडिकेटेड टू हार्ट रिलेटेड कंडीशन, यानी कोई भी हार्ट पेशेंट है उनको डेडिकेट किया जाता है। मेडिकल सर्जिकल यूनिट, जैसे एमएसडब्ल्यू होता है, इसमें पेशेंट होता है रिक्वायर्ड जनरल मेडिकेशन, यानी कोई भी फीवर वगैरह, पेशेंट को फीवर हो रहा है, 3 दिन के लिए आ रहा है, तो 3 दिन के लिए यहाँ पे एडमिट किया जाता है। अब बात है ऑब्जर्वेशन यूनिट, शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग एरिया, जैसे आफ्टर सर्जरी के बाद कोई पेशेंट का ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं हो रही ना, हार्ट, जैसे उसका चेस्ट में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, या ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है उसको कम से कम 10-15 दिन के हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा एडमिशन के थ्रू? एडमिशन स्टेप्स क्या होती है? रिसीविंग पेशेंट, आइडेंटिफिकेशन, ओरिएंटेशन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए सारे, ठीक है। जिसमें आइडेंटिफिकेशन में आपको पता ही हो गया, पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो सब जगह कॉमन रहता है। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल, जहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स कहा जाता है, एग्जाम में हमेशा इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब बात करते हैं प्रिपरेशन यूनिट, एडमिट बेड, एडमिशन बेड और प्रिपरेशन यूनिट को प्रिपेयर करना, एडमिट बेड को एडमिट करना, रिसीविंग पेशेंट और उसको ओरिएंटेट करवाना, यानी आपका वार्ड कहाँ पे है, आपका बेड वगैरह, बेड नंबर कौन सा है, उसको ओरिएंट करवाना। जैसे हम कॉलेज में नए नए जाते हैं तो टीचर ओरिएंट करवाते हैं ना कि आपकी क्लासरूम ये है, आपकी फैकल्टी ये है, इस फैकल्टी का ये पर्सन, ये मेंबर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है, ये ओरिएंट करवाना होता है। कलेक्ट हिस्ट्री एंड असिस्ट पेशेंट कंडीशन, यानी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना और असिस्ट करना पेशेंट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है।
कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रोवाइड इमोशनल एंड सपोर्ट, यानी प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेंटेनिंग प्राइवेसी, सेफ्टी और कंफर्ट, वो आपकी जिम्मेदारी रहती है। डिस्चार्ज प्रोसीजर एंड टाइप्स क्या हो गया। अब बात करते हैं, एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, अब बात करते हैं डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज इज द प्रोसेस of releasing a patient for the hospital after treatment is completed or transferred to another hospital facility. टाइप ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि डिस्चार्ज एक डिस्चार्ज ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे पेशेंट को रिलीज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद, या फिर किसी भी दूसरे, अगर एक जिस हॉस्पिटल में पेशेंट पहले रुक रखा था उसमें पेशेंट को फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो रही, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि पेशेंट को रिकवर अच्छी तरह से जल्दी से रिकवर कर सके, तो इसलिए अनदर हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिस्चार्ज करके। टाइप ऑफ डिस्चार्ज ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसमें से MCQ भी आ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लान डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज होता है प्लान्ड, यानी एक शेड्यूल डिस्चार्ज होता है। इफ पेशेंट कंडीशन इंप्रूव, यानी पेशेंट की कंडीशन पहले से इंप्रूव हो चुकी है, सो मेक प्लान डिस्चार्ज शेड्यूल। डामा और लामा, डामा का DAMA डामा और LAMA लांबा। डामा का मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, यानी पेशेंट लीव विदाउट एनी डॉक्टर्स परमिशन और मेडिकल एडवाइस, यानी इंफॉर्मेशन नहीं, परमिशन, डॉक्टर को पता है पर उसके अगेंस्ट में पेशेंट घर हॉस्पिटल यूनिट छोड़ के जा रहा है, ठीक है, वो आता है डामा या लामा में। अब बात करते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड के अंदर आता है पेशेंट लीव सीक्रेटली विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी इसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन दिए ही बिना भाग जाता है, यानी इसमें डॉक्टर को भी नहीं पता होता, वार्ड इंचार्ज को भी नहीं पता पेशेंट कब चला गया, ये आता है एब्सकॉन्ड के अंदर। रेफरल और पेशेंट सेंड टू अनदर हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर, यानी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना स्पेशलाइज्ड केयर के लिए। ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफर भी यूज कर सकते हैं, पर ट्रांसफर का यूज होता है एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर ले जाने के लिए। अब बात करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग एंड नर्स स्टेप्स क्या क्या है, यानी इसमें क्या होता है डिस्चार्ज प्लानिंग पॉइंट क्या क्या है। एजुकेशन अबाउट होम केयर, यानी घर पे आपको घर पे कैसे केयर करनी है, अगर वुंड हो रहा, अगर अभी किसी वुंड की यानी आपकी सर्जरी हुई है, वहाँ पे टाके लगे हैं और वहाँ पे एक वुंड बनाया गया है, तो वहाँ पे उसको एजुकेट करवाना है उस पेशेंट को कि आपको कैसे इसका केयर करना है। मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन देना है कि सुबह कौन सी दवाई, शाम को कौन सी। फॉलो अप अपॉइंटमेंट डिटेल, डाइट एंड एक्टिविटी गाइडेंस, वार्निंग साइन टू वॉच फॉर, अगर घर पे जाने के बाद आपको कोई भी आपको हार्ट सर्जरी हुई है, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, अब 10-15 दिन ऑब्जर्वेशन यूनिट में रहने के बाद डिस्चार्ज किया जाता है, तो आपको अचानक से चेस्ट पेन होने लग जाता है, तो आपको ये एक वार्निंग साइन हो जाता है, ठीक है। अब आता है डिस्चार्ज स्टेप्स क्या क्या है। डॉक्टर ऑर्डर ऑफ फॉर डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर्स का ऑर्डर होना चाहिए। फाइनल असेसमेंट ऑफ पेशेंट, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट एजुकेशन, मेडिकेशन, डाइट, वुंड केयर, ये भी बताया था मैंने जो। रिमूव IV कैथेटर, अगर कैथेटर तभी हटाना है अगर ऑर्डर आता है डॉक्टर का। रिटर्न हॉस्पिटल की जो भी प्रॉपर्टी वो सारी ले लेनी है पेशेंट से। अब बात करते हैं नर्स का वापस क्या रोल होता है डिस्चार्ज के अंदर भी, ठीक है। इंश्योर ऑल डॉक्टर ऑर्डर आर कंप्लीटेड, इंश्योर करना है डॉक्टर के ऑर्डर सारे कंप्लीट है। एजुकेट पेशेंट रिलेटिव, यानी उनको वापस एजुकेट करवाना है कि घर पे कैसे आपको इसकी केयर करनी है। हैंड ओवर ऑल रिपोर्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन, जितने भी जब पेशेंट स्टार्टिंग से डिस्चार्ज के बीच में जितने भी प्रिस्क्रिप्शन बने हैं, जितनी भी मेडिसिन वगैरह हुई है, रिपोर्ट बनी है, जितने भी ब्लड टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, वो सारे उनको हैंड ओवर करने। मेंटेनिंग एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ओके। अब लास्ट टॉपिक आता है मेडिको लीगल केसेस, MLC, ठीक है। ए पेशेंट केस वेयर इंजरी हैज़ लीगल इम्प्लीकेशन, यानी
ऐसी इंजरी, पेशेंट की ऐसी इंजरी केस आता है, इंजर्ड होता है, तो जब वो केस अगर किसी कानूनी तरीके से किसी कानून में संबंध, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंजर्ड होता है तो वो कानून अगर इंजर्ड हो रहा है और वो केस किससे लीगली कानूनी संबंधी है, कानूनी संबंधी आ जाता है, कानून से संबंध हो जाता है अगर उस केस का, उस इंजर्ड का, तो हमें क्या करना है, पुलिस को रिपोर्ट करना है। एग्जाम्पल जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, असोल्ट हो गया, किसी ने पेट पे चाकू मार दिया, बर्निंग हो गया, पॉइजनिंग हो गया, सुसाइडल अटेम्प्ट, अननोन अनकॉन्शियस पेशेंट, सेक्सुअल असोल्ट, किसी ने रेप कर दिया, ये सब। नर्सेज रोल इन मेडिकल लीगल केसेस, यानी नर्स में क्या रोल होता है, पहले सबसे पहले तो हमें सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उसको इमीडिएट केयर देनी है इमरजेंसी में, आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर आता है इंफॉर्मेशन ऑफ पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, प्रिजर्व एविडेंस, जो भी एविडेंस प्रिजर्व, अगर एविडेंस दिख रहे हैं आपको, पेट में चाकू मारा हुआ है तो उसको निकाल के उसको प्रिजर्व करना है एविडेंस को। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली, यानी गोपनीयता बनाई रखनी है, किसी को बताना नहीं है कि इस लड़की का कोई भी अगर सेक्सुअल हरेस के केसेस आते हैं तो उसका गोपनीयता बनाई रखनी है। टेक कंसल्ट व्हेन पॉसिबल, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस था, आते वक्त अनकॉन्शियस था, फिर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आ रहा है तो उसका बयान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्विक समरी फॉलो, यानी ये वो सारे टॉपिक वही वापस फॉलो आ जाते हैं, वही स्टेप्स आ जाती है एडमिशन के अंदर भी, यानी यूनिट प्रिपेयर करना, पेशेंट को रिसीव करना, ओरिएंट करना, हिस्ट्री असेस करना, डॉक्यूमेंटेशन। फिर डिस्चार्ज के अंदर ये आता है डॉक्टर्स ऑर्डर, प्रिजर्व डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, एडवाइस देना, रिमूव लाइंस, कैथेटर वगैरह, यानी फिर बाद में यूनिट क्लियर करना। यहाँ पे हमारा टॉपिक डी एंड हो जाता है। हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखना पीडीएफ। थैंक यू फॉर वाचिंग, बने रहिए। अगर आपको सीबीसी का रिपोर्ट वगैरह नहीं पढ़ना आता, उसका भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं वो उसका भी वीडियो बना के जल्दी